गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो जो हमारा चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग में हमें आइडिया था कि एटम्स के बारे में हमने पढ़ा, क्या कैसा होता है एटम्स। तो इन एटम्स के बारे में सबसे पहले थॉमसन ने जो क्या अपने व्यूज़ रखे उस पर डिस्कस करेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। रदरफोर्ड ने एटम्स के बारे में क्या बताया, और देन फाइनली हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमको इस चैप्टर में 3 एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है मेनली। फर्स्ट थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और फाइनली नील्स बोर या बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो देखिए, हम एक थोड़ा जनरल क्राइटेरिया तो हमारे अभी माइंड में सेटअप हो चुका था, पहले ही हमने इतना डिस्कस किया, इस चैप्टर में पढ़ा है कि एटम कैसा होता है। लेकिन अर्लियर स्टार्टिंग में जब इनको किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि मॉडल क्या होगा, एटम कैसा होगा, किस तरह से इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते होंगे, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। यस, देखिए स्टूडेंट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या है, ये बहुत सबसे पहले दिया है, ये 1898 में प्रोड्यूस किया गया। 1898 सबसे अर्लियर एटॉमिक मॉडल यही है। सबसे पहले यही थॉमसन एटॉमिक मॉडल पर डिस्कस कर लेते हैं। थॉमसन के अकॉर्डिंग, इस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एटम पूरा स्फेरिकल है, एक गोला है, और ये पूरा स्फेरिकल एटम है पॉजिटिव चार्ज से बना होता है। यानी पूरा का पूरा एटम है, ये किससे बना है? पॉजिटिव चार्ज से बना है। पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एटम है, एंटायर एटम इज कंसिस्ट विद पॉजिटिव चार्ज। या यूं कहें कि एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में रेंडमली इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। इसमें जगह जगह पर रैंडमली, कोई भी इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, ऐसे मान लीजिए। तो इस तरह के एटॉमिक मॉडल को जो प्रोड्यूस किया उसको हमने क्या बोला? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, पूरे स्फीयर को, पूरे एटम जो स्फेरिकल है उसको हमने क्या माना? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। और इनमें क्या फंसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इनमें फंसे हुए हैं। ऐसे एटॉमिक मॉडल को हमने क्या नाम दिया है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा एटॉमिक मॉडल नहीं होता है, तो ये इसकी कमी भी है। लेकिन ये स्टार्टिंग हुई है, ये स्टार्टिंग है। तो फिर से अब देखिए, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला पॉइंट, एटम कैसा है? स्फेरिकल। ये बात तो क्लियर हो गई, एटम स्फेरिकल है। लेकिन उन्होंने बताया कि टोटल जो स्फेयर है, गोला, वो किससे बना है? पॉजिटिव चार्ज से बना है। दूसरी बात, और इसमें रेंडमली कोई ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विदाउट एनी ओरिएंटेशन। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल का नाम क्या दिया? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम देते हैं। प्लम पुडिंग एक स्वीट है, जैसे लड्डू होता है। लड्डू में क्या है? पूरा येलो कलर का पोर्शन, ये मान लीजिए पूरा स्फीयर है, उसमें रेड कलर की जो चेरी है, जो निशान होते हैं वो क्या है? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। जैसे वाटरमेलन में देखा होगा, पूरा रेड पोर्शन है वाटरमेलन का, वो पूरा ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें सीड्स हैं, रैंडमली एम्बेडेड होते हैं। तो वो सीड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, मॉडल। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, आप लोगों को ऐसा कोई याद नहीं रखना है, समझना है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या है? पूरा एटम को पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर माना गया। ठीक है, और इसमें रैंडमली क्या एम्बेडेड है? इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। अब इसकी लिमिटेशन देखिए, इसकी कमी क्या है? ये कोई वैसे तो अभी आपको पता चल चुका है कि पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में होता है। ये इसके जस्ट बाद में
11 में 1911 में रदरफोर्ड ने अपना जो नेक्स्ट मॉडल दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ये मॉडल उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। उस एक्सपेरिमेंट में देखा, ये हम बात करेंगे अगला, इसके बाद में डिस्कस करेंगे, जब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स है गोल्ड फॉइल पर बम्बारमेंट कराई गई थी, तो उसमें अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अपनी डायरेक्शन से थोड़े से क्या हो गए, डेविएट हो गए। तो ऐसा क्यों हो गया, उससे ही पता चला कि पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो अभी इतना ये कह सकते हैं, ये थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या यूँ कहीं न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाया। इसने जो बात बताई, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा गोला है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ, ये स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग है। क्योंकि हम जानते हैं, आज हमको पता है, रदरफोर्ड ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट से कि पॉजिटिव चार्ज है वो एटम का सेंटर में होता है, सेंट्रलाइज्ड पोर्शन है। ठीक है, तो ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में आपने देखा। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल 1898 में प्रोड्यूस किया। पूरा एटम एक पॉजिटिव स्पेयर है और उसमें रैंडमली इलेक्ट्रॉन है। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, इसको प्लेनेट मॉडल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। देखिए, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद में 1911 में ये रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में कंक्लूजन निकाले, जिसको हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो देखिए, उस रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की और कुछ ऑब्जर्वेशन उसने नोट किए, और उसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए, उनको हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। दिस इज न्यूक्लियर पार्टिकल, इसको हम 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4। तो इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल है बाइवेलेंट, इसे 2 प्लस चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, और इस पर मास कितना होता है, 4 AMU। तो ये न्यूक्लियस की हीलियम की न्यूक्लियस जैसे पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल की खास बात है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत थिक मेटल की शीट को भी पेनिट्रेट करता हुआ निकल सकता है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट देते हैं, पहले मैं अपरेटस उन्होंने जो डिजाइन किया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक सोर्स लिया, ये लेड का ब्लॉक बना है, इसमें कोई सोर्स लिया, न्यूक्लियर सोर्स लिया है, जिसमें से रेडिएशन रिलीज हो रही है, अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, और इसको एक स्लिट में से निकाला। ठीक है, और यहां पर मैं एक फोटोग्राफी प्लेट ये लेड का ब्लॉक है, ठीक है, इसमें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये स्लिट में से, और यहां पर इस फोटोग्राफी, एक सर्कुलर फोटोग्राफी प्लेट ली है जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है, जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट है। ये स्क्रीन मान लीजिए, ये सर्कुलर स्क्रीन है। आपको पता है जिंक सल्फाइड पर जब कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहाँ स्पार्क यानी चमक पैदा करता है। तो हमको पता चलेगा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधा आ रहा है या कुछ डेविएट हुआ है। तो जब उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, बहुत वेरी थिन फॉइल है ये, गोल्ड की फॉइल को इस तरह से इस एपरेटस में डिजाइन किया जैसे, तो उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई इस तरह से। अल्फा पार्टिकल्स इस स्लिट से होकर इस गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक कर रहा है। तो देखा कि मैक्सिमम 90% से ज़्यादा पार्टिकल्स सीधे जाकर के स्ट्राइक करते हैं।
ये अल्फा पार्टिकल्स है, इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करें और विदाउट एनी डिफ्लेक्शन दे स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ देखा, कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने वे से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, कुछ एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, ऑब्जर्व किया। और बहुत कम 2000 में 20,000 में से 20,000 में से कोई एक वो इस 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फिर से देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, अल्फा पार्टिकल्स इस थिन गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करवाए गए हैं, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए, नोटिस करने के लिए एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट ली गई और इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स इस स्लिट से होते हुए इस पे जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। पता कैसे चल रहा है, यहाँ स्ट्राइक हो, स्पार्किंग हो रही थी, चमक पैदा हो रही थी, फ्लोरोसेंस जिसको बोलते हैं। तो इससे कंक्लूजन निकला कि भाई ठीक है, मैक्सिमम एटम क्या है, वो एम्प्टी स्पेस है, सीधे के सीधे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। कुछ एक डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ एक डिफ्लेक्टेड हुए, तो बड़ी हैरानी की बात हुई। रदरफोर्ड ने ये सोचा कि कैसे, किस तरह से ये डिफ्लेक्टेड हो सकते हैं, इतने पेनिट्रेटिंग पावरफुल अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो कैसे अपने वे से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और जब 20,000 में से कोई एक पार्टिकल 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी तरफ लौट आता है, ये स्ट्राइक करके इधर रिटर्न आ रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात हुई। कितनी हैरानी की, मान लीजिए मेरे पास एक तोप है, ठीक है, और उसमें मैं कोई आप पर बम अटैक कर रहा हूं, आपके पास एक कागज है, कागज का स्क्रीन है, आपने कागज का अपने प्रोटेक्शन कर रखा है, कागज की दीवार लगा रखी है, आप उसके पीछे छुपे हुए हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से तोप का गोला दागता हूँ आप लोगों पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं तोप से गोला आपकी तरफ चलाता हूँ, आपकी तरफ गोला आ रहा है बॉम्ब का, तो वो कागज से टकरा करके वापस मेरी तरफ आ जाता है, मेरे तरफ आ जाता है और मैं ही डैमेज हो जाता हूं, मेरे पे ही आकर के मुझे डैमेज कर देता। तो कितनी सरप्राइजिंग बात है, आप सिर्फ एक कागज के प्रोटेक्शन है, कागज की सीट है, उसके पीछे छुपे हुए हैं और वो गोला आकर के कागज से टकराए और वापस मेरी तरफ ही आ जाए, तो बहुत सरप्राइजिंग है। तो ऐसा ही इतना सरप्राइज उसको हुआ रदरफोर्ड को कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसने कंक्लूजन निकाला, डेफिनेटली यहाँ इस एटम में, इस फॉइल में कोई ऐसी चीज है, एक ऐसा पावरफुल चीज है जो इस पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो फिर कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकला कि पूरा जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में उसने बताया कि पहले हम जानते थे स्फेरिकल है, नो डाउट अभी भी स्फेरिकल है, ठीक है, और उसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से ये अपने वे से डिफ्लेक्ट हुए हैं और कुछ पार्टिकल्स वापस रिटर्न हुए, अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न हुए। तो ये कंक्लूजन हम इसके बारे में से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। फिर से देखिए एक्सपेरिमेंट किस पे किया, गोल्ड फॉइल पर। कौन से पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल की खास बात क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मास कितना है, 4 एटॉमिक मास यूनिट, ओके। इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, बहुत ज्यादा। जब इस अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल पर बम्बारमेंट किया गया तो क्या हुआ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, सीधे निकले। इससे क्या हो गया, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एटम है उसमें सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम। पूरा एटम खोखला गोला है, ये उसने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था, पूरा का पूरा स्फीयर क्या था, पॉजिटिव चार्ज है। इसने कहा नहीं, पूरा का पूरा जो स्फीयर है एटम का, उसमें मैक्सिमम जो जगह है वो एम्प्टी है, खाली है, ओके। उसके बाद में कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, अपने वे से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो उसने ये डिसाइड किया डेफिनेटली इसमें कुछ चार्ज है, सेम चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे स्ट्राइक उसके पास से गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। और 20,000 में से कोई एक
अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री एंगल से जब वापस रिटर्न आ रहा है तो उसने ये कंक्लूजन निकाल दिया, निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में सेंट्रलाइज्ड है, एटम के सेंटर में है और ये पूरा इसको नाम दिया न्यूक्लियस। तो सेंटर में जो पोर्शन जिसमें पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड है उसको क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस। और पूरे एटम का मास भी वहीं पर सेंट्रलाइज्ड है। हमको बताया न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एटम का मास किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कंक्लूजन से हमने देखा कि इसने जो एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया वो बताया सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जिस तरह से प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसलिए इस एटॉमिक मॉडल को हमने क्या नाम दिया है, प्लेनेट मॉडल भी नाम दिया है। ठीक है, सोलर सिस्टम की तरह बहुत से प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की है, न्यूक्लियस की। तो हमने बताया हु इज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस, हमने पहले ही बताया, आप लोग पहले जान चुके हैं। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और किस एक्सपेरिमेंट से, इस अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। तो अभी आपको दो बातें याद रखनी होगी, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर रेंज, और एटम की साइज क्या है, साइज ऑफ एटम उसकी रेंज क्या, 10⁻10 मीटर। एक तो ये आपको रेंज याद रखनी है, ये रेंज रेडियस रेंज है। तो एटम की रेंज है 10⁻10 मीटर रेंज और न्यूक्लियस है 10⁻15 मीटर रेंज। ये बहुत ही छोटी साइज है। यूँ मान ले कि अगर पूरा फुटबॉल का मैदान हो तो उसके सेंटर में एक फुटबॉल रख दें तो वो तो न्यूक्लियस है और पूरा ग्राउंड क्या है, एटम। इतना छोटा है ये न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने कुछ कंक्लूजन निकाले, तो ये याद रखना आप लोगों को। एक्सपेरिमेंट आपने देखा तो बताइए एटम कैसा है, स्फेरिकल, ठीक है। उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या है, एम्प्टी, और उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। उसकी साइज कितनी है, 10⁻15 मीटर, ये रेंज पर न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे घूम रहे हैं, जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, न्यूक्लियर मॉडल भी नाम दिया, यहाँ कहीं प्लेनेट मॉडल भी इसका नाम दिया है। लेकिन ये मॉडल इतना सक्सेस नहीं हुआ, इसकी वजह क्या थी, हम इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, ड्रॉबैक की बात करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि एटम की साइज और न्यूक्लियस की साइज। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि दोनों की साइज का रेशियो क्या है। तो देखिए, रेडियस ऑफ एटम 10⁻10 मीटर रेंज, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या रेंज है, 10⁻15 मीटर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एटम और न्यूक्लियस की साइज का रेशियो क्या है, ठीक है। तो डायमीटर से आप साइज निकाल लेंगे, तो साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो रेंज बताइए क्या है, रेंज इसकी 10⁻10 मीटर और न्यूक्लियस की कितनी है, 10⁻15। तो हम क्या बोल सकते हैं, 10⁻15 ऊपर चला गया तो 10⁻5:1। तो ये रेशियो है, यानी कह सकते हैं कि एटम की जो साइज है और न्यूक्लियस की साइज में ये रेशियो है। इतना 1 लाख टाइम्स ये एटम है न्यूक्लियस से बड़ा है, 10⁻5 टाइम्स एटम है उसकी साइज न्यूक्लियस की साइज से बड़ी होगी। तो आप लोगों से पूछे, कई बच्चे क्या है डायरेक्ट 5 टाइम्स बता देते हैं, तो डायरेक्ट 5 टाइम्स नहीं है, क्या है 1 लाख टाइम्स ज़्यादा, इतना बड़ा है, 10⁻5 टाइम्स एटम की साइज न्यूक्लियस की साइज से बड़ी है। और इसी तरह से आपसे पूछे कि दोनों के सरफेस का रेशियो क्या होगा या सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, एटम का
एरिया और न्यूक्लियस का एरिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा। तो साइज ऑफ एटम की जगह क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ एटम और एरिया ऑफ न्यूक्लियस, इनका आपको रेशियो पूछा है। तो स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए इसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 और इसकी रेडियस है 10⁻⁻15 स्क्वायर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं 10⁻⁻20 और 10⁻⁻30, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻10⁻1, तो इतना बड़ा इसका सरफेस एरिया होगा। तो एटम का जो एरिया और न्यूक्लियस का जो एरिया है उसमें रेशियो क्या होगा, 10⁻10⁻1, इतना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये कई बार पूछा है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि पूरे एटम के एरिया और न्यूक्लियस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम की बात पूछें कि बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको पता है स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इनको आपने कट किया, रेडियस डिफरेंट है, तो इसकी रेडियस क्या थी, एटम की 10⁻⁻10 क्यूब और 10⁻⁻15 क्यूब। तो इसको सॉल्व कीजिए, 10⁻⁻30 अपॉन 10⁻⁻45, इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, 10⁻15/1। इसको आप ऊपर लेके जाइए, -45 + 45 और ये 10⁻⁻30, तो क्या रेशियो रहा, 10⁻15/1। तो इसका एटम का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम ज़्यादा बड़ा है। जब न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 हो तो उस एटम का वॉल्यूम क्या होगा, उससे 10⁻15 टाइम्स ज़्यादा होगा। बोलिए ये बात क्लियर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है। तो फाइनली कंक्लूजन हमारे पास इस एटॉमिक मॉडल से निकला, बहुत सिंपल सा मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई गोल्ड फॉइल पर। तो ये कंक्लूजन निकला कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस बहुत छोटी साइज में है, और उसकी साइज कितनी है, न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 मीटर रेंज की है, और एटम की साइज कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हमको पता चला। अब इसकी ड्रॉबैक की बात करते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, और वो दोनों क्या है, इक्वल है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है, इसलिए ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसने बताया अंदर की तरफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन और एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये वैल्यू लिख सकते हैं mv²/r = z²/r², ठीक है। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है, इसलिए ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये इसने कहा रदरफोर्ड ने, ठीक है। लेकिन हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपने पढ़ा कि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ठीक है, तो कुछ न कुछ वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो रेडिएशन जब रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी। तो जब चार्ज पार्टिकल्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है और वो सर्कुलर पाथ पे करता है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेलरेट करता हुआ रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट करता हुआ, एक्सेलरेशन के साथ जब रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एनर्जी रिलीज करता हुआ फाइनली धीरे धीरे स्पाइरल मूवमेंट करता हुआ कहाँ गिर जाना चाहिए, इस तरह से न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग जब एक्सेलरेट पार्टिकल रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ओके। एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज करता हुआ धीरे धीरे फाइनली फिर कहाँ गिर जाना चाहिए, इस न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। तो इस तरह से तो धीरे धीरे जितने भी एटम्स हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाने चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए।
और न्यूक्लियस में गिर जाने से फिर तो जब एटम में सारे इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस में गिर गया तो फिर बचा गया, एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो ये फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऐसा क्यों होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एसिलेशन के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फिर ये अंदर क्यों नहीं गिरता, इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यूं कहें कि रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। जैसा रदरफोर्ड बताता उसके अकॉर्डिंग तो फिर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको पता है कि हर एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अलावा बाहर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आज हमको पता है, अगला मॉडल हम पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया अगले कंसेप्ट में, अगले मॉडल में रदरफोर्ड ने, ठीक है। दूसरी बात, इसने ये नहीं बता पाया एटम के बारे में कि ये लाइन एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों मिलते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें सब शेल होते हैं कि नहीं होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या एक ही ट्रैक पर घूम रहे हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहाँ घूमेंगे, किस किस ट्रैक पर, किस किस पाथ पर, किस ऑर्बिट पर ये इसके रिवॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें बता नहीं पाया। तो इसकी 3 कमियां आप मेन याद रखेंगे। पहला क्या है कि इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा, ये लाइन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एटम है, एलिमेंट है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों शो करते हैं। तीसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर अरेंजमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो इस एटॉमिक मॉडल से किस चीज़ की डिस्कवरी है वो आपको याद रखना है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। और न्यूक्लियस की साइज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर, और एटम की साइज कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। आपको ये 2 फिगर याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। बात करने के बाद अब बात करते हैं नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये 1913 में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद में ये मॉडल प्रोड्यूस किया गया। और इसके बारे में देखिए, ठीक है, क्या होता है। तो जितने भी रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उनको ये माइंड में रख करके नील्स बोर ने ये अपने मॉडल के बारे में बताया। सबसे पहले तो ये जो मॉडल है इसके बारे में बता दूं, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, या यूँ कहें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उस पर ही ये वैलिड है। इसकी ड्रॉबैक भी मान लीजिए, ठीक है, इसकी कमी भी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर एक्सपेरिमेंट करते हुए बॉस ने ये एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया। और सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो ये पूरा मॉडल है, पहली बात तो ये याद रखना है, मैक्स प्लांक या प्लांक की क्वांटम थ्योरी पर, क्वांटम कंसेप्ट पर आधारित है। दिस इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करते हैं। ये एनर्जी लेवल फिक्स है, ठीक है। जिनको उसने बोहर ऑर्बिट या सेल के नाम से या एनर्जी लेवल के नाम से जाना। एनर्जी लेवल, इसको सेल भी नाम दिया या बोहर ऑर्बिट भी नाम दिया, और इनके अलग अलग नाम दिए, के, एल, एम, एन, इस तरह से इनके नाम दिए। यूं कहें सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड में जो बता रहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रदरफोर्ड जो बता रहा था, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाते हैं, ठीक है। उस बात को उसने समझाने के लिए कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स एनर्जी लेवल में घूम रहे हैं। तो जब एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये फिक्स एनर्जी लेवल में
रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसने बताई है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन फिक्स एनर्जी लेवल्स, इन फिक्स एनर्जी लेवल्स, और उनको उसको एनर्जी लेवल्स को क्या नाम दिया, सेल। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन फिक्स एनर्जी ट्रैक्स और पाथ, और इन पाथ को क्या नाम दिया है, सेल। ठीक है। दूसरी बात, ये पाथ या कहाँ होंगे, कौन सी जगह पर ये पाथ या ट्रैक्स होंगे, जहां वहां होंगे जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल इंटीग्रल नंबर होगा, NH/2π। जहां जहां एंगुलर मोमेंटम n की वैल्यू अगर 1 रखें, 1h/2π, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम है mvr, या फिर 2h/2π इसके इक्वल हो, या क्या हो 3h/2π, या फिर क्या हो 4h/2π। जहां जहां इनका एंगुलर मोमेंटम ये h/2π का होल नंबर से मल्टीपल इंटीग्रल होगा, वहां वहां ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होगा, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यानी वहां पर ये क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, वहीं पर ये सेल होंगे। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट जगह पर, ये मान लीजिए हमने देखा ये वाला, इसको हमने फर्स्ट ऑर्बिटल माना, सपोज कीजिए फर्स्ट सेल माना, एनर्जी लेवल माना, तो इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, 1h/2π। ठीक है। यहां पर हम सेकंड बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 2h/2π। ठीक है। यहां पर बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए थर्ड है, यहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, 3h/2π। तो देखिए जो बीच के जो स्पेस है यहां पर, इस जगह पर, यहां पर एंगुलर मोमेंटम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस जगह या यहां ना घूम करके, या तो यहां घूम रहा है या यहां घूम रहा है, या इसके बाद में कहां रिवॉल्व कर रहा है, इस जगह पर। तो इलेक्ट्रॉन उसी ट्रैक पर, उसी पाथ पर रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, NH/2π के इक्वल होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन किस पर घूम रहे हैं, किस ट्रैक पर घूम रहे हैं, फिक्स एनर्जी लेवल, फिक्स ट्रैक्स पर रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हमने किस नाम से जाना है, सेल या बोहर ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स के नाम से जान रहे हैं। तीसरी बात, ये ट्रैक्स या सेल कहाँ होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, NH/2π के इक्वल होगा। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3, जो भी इस तरह से होल नंबर में होगी। ठीक है। तीन बातें क्लियर होगी। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, देखिए इधर देखिए, ये जो फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं, जिनको बोर ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल्स के नाम से जान रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है या कहीं हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ यूं बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है, या तो ऊपर की तरफ जा सकता है, हाई एनर्जी लेवल में जा सकता है, या हायर से कहाँ आ सकता है, लोअर में आ सकता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, देन एनर्जी क्या होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो उसने बात बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है, तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर क्या होगी, रिलीज होगी, एमिट होगी। तो उसने लिखा डेल्टा E = E2 - E1। जैसे मान लीजिए ये एक हाई एनर्जी लेवल है, मैं बात करता हूँ E1 की बात करता हूँ, और ये सेकंड एनर्जी लेवल की बात करता हूँ। अगर लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कहाँ कर रहा है, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन सम एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। इस ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा E = E2 - E1। इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, मान लीजिए हाई एनर्जी लेवल से इस E2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके कहाँ आता है, लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वापस क्या होगी, रिलीज होगी। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा E = E2 - E1, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्बिंग एनर्जी कितनी होगी, E2 - E1, और यहाँ पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा E = E2 - E1। ठीक है। तो फिर देखिए
क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं और वो पाथ कैसे हैं, फिक्स एनर्जी लेवल वाले हैं जिनको सेल या बोर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ये पाथ कहाँ होंगे, जहां पर इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के इक्वल हो, वहीं पर ये ट्रैक्स या पाथ होंगे या सेल होंगे। और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करते हैं तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, एमिट होगी। एब्जॉर्ब कब होगी, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा ई, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, तो फिर क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी गैप के डिफरेंस के बराबर, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। और इसने नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, वो ये है कि जब ये ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन कर रहे हैं, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, तो जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में होगी। तो उन्होंने बताया जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है E2 माइनस E1, ये एनर्जी फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब होती है, फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब होती है और फोटोन के रूप में ही रिलीज होती है। फोटोन को h न्यू से लिखते हैं, h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का एनर्जी फॉर्म E इक्वल टू mc² और प्लैंक का एनर्जी फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू h न्यू। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एब्जॉर्बिंग एनर्जी है या रिलीजिंग एनर्जी है, वो किस फॉर्म में होगी, इन फोटोन या क्वांटम के रूप में होगी, क्वांटा के रूप में, इसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना, एक कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, एक बंडल्स फॉर्म में, पैकेट्स फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो ये आपको फिफ्थ पॉइंट याद रखना है कि जो एनर्जी है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, एनर्जी या तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या फिर क्या होगी, रिलीज होगी। ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन किस फॉर्म में होगा, फोटोन या क्वांटा फॉर्म में होगा। डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको बता देता हूं, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और न्यू आपको पता है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी रेडिएशन के फॉर्म में, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल था, इसको नील्स बोहर ने बताया। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर बेस्ड है, हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड है, ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी ट्रैक या पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी एनर्जी लेवल फिक्स है, इनकी एनर्जी फिक्स है, और ये ट्रैक वहीं होंगे जहां इनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल होगा। और जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेंगे तो क्या होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। नीचे वाले एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, फोटोन या क्वांटम के रूप में एब्जॉर्ब हो रही है। और हाई एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये रिलीज किस फॉर्म में होगी, फोटोन या क्वांटम या एनर्जी के पैकेट्स के रूप में रिलीज हो रही है। तो ये हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा बहुत। तो तीनों एटॉमिक मॉडल्स को हमने आपको शॉर्ट में इजी वे में बताया है, आप इनको याद रखेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसके उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में किसकी डिस्कवरी हुई है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और न्यूक्लियस की साइज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर रेंज की है। और उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर वैलिड है। और इसमें ये 3-4 बातें जो इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की है, इसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनकी रेडियस, इनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।